जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स ए एंड बी आर सेपरेटेड। ए एल्यूटेड फर्स्ट, दिस इंडिकेट्स दैट बी हैज़। तो ए पहले एल्यूट हुआ या सेपरेट हुआ तो बी के बारे में बताना है। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिटार्डेशन फैक्टर और एड्जॉर्प्शन के बीच रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये डायग्राम एक्चुअली है टीएलसी का। अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये ऐसे तो गलत है। सही डायग्राम क्या होगा, जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों डायग्राम से सेम होगा अगर आप समझना चाहें। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहले रिटार्डेशन फैक्टर में हम लोग एक बेस लाइन सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बेस लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट कितना नीचे जाएगा और कंपोनेंट्स कितने नीचे पर सेपरेट होंगे। तो देख सकते हैं ए पहले एल्यूट हुआ है, यहाँ से वो सेपरेट होगा तो ए ज़्यादा नीचे होगा, इसको एक्स ए डिस्टेंस मान लिया और बी को एक्स बी मान लिया। मान लेते हैं सॉल्वेंट यहाँ तक होगा तो सॉल्वेंट का भी एक डिस्टेंस होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम टीएलसी का है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए दोनों कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही है। अब आरएफ होता क्या है, जितना डिस्टेंस मूव करता है वो कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो आरएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हुआ। जो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, जैसे यहाँ बी यहाँ पर ए कर रहा है तो ए का आरएफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आरएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ए का आरएफ ज़्यादा होगा तो बी का आरएफ कम होगा, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं होगा। ठीक है, अब एड्जॉर्प्शन। अच्छा, बी का डिस्टेंस कम क्यों हुआ, बी ऊपर क्यों रुक गया, क्योंकि बी इंटरेक्ट कर रहा होगा स्टेशनरी फेज के साथ। दो फेज होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। तो स्टेशनरी फेज के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और जो मोबाइल फेज है उसके संग वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए तो वो ऊपर रुक गया। अब ए मोबाइल फेज के संग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है इसलिए वो नीचे आ गया है। ठीक है, इसलिए वो नीचे आ चुका है ना। तो एड्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा हुआ, बी का ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज हमारा जनरली सिलिका जेल होता है वो एड्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो उसके साथ एड्जॉर्प्शन किसका हुआ, उस पर एड्जॉर्प्शन बी का हुआ, तभी वो ऊपर रुक गया। और ए का एड्जॉर्प्शन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ इसलिए वो बह के सॉल्वेंट के संग नीचे आ गया। ठीक है, तो रिटार्डेशन फैक्टर और एड्जॉर्प्शन में क्या रिलेशन होता है, रिटार्डेशन फैक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। मान लेते हैं ए, अगर रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, और रिटार्डेशन फैक्टर कम है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। हमें पता है कि बी का रिटार्डेशन फैक्टर कम है तो उसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी होगा। इसको आप एक बार खुद समझिएगा थोड़ा आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और आए तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, ये भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, यहाँ पर पोलैरिटी के बेसिस पे दिया हुआ है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।